बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, सेल्स टैक्स हमने शुरू कर दिया था कल। क्विक रिकैप दूंगा और फिर उसके बाद आज की बात करूंगा। पहली बात क्या है, सेल्स टैक्स सिर्फ सेल्स पे नहीं होता। सेल्स टैक्स सिर्फ बल्कि किस पे होता है, इंपोर्ट पे भी होता है, एक्सपोर्ट पे भी होता है, प्रोडक्शन पे भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग पर भी होता है, कंजम्पशन पर भी होता है। इन सारी चीजों पर सेल्स टैक्स होता है। यानी सेल्स टैक्स सिर्फ सेल्स पर नहीं होता। एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990। एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी, ये अप्लाई कहाँ होता है? सेल्स टैक्स पूरे पाकिस्तान में सारे सूबों पे भी अप्लाई होता है और ऐसी जगह जो सूबे का हिस्सा नहीं है उस पर भी अप्लाई होता है। दूसरी बात होगी, यानी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पर भी सेल्स टैक्स अप्लाई होगा। फिर उसके बाद हमने आपसे क्या बात की थी? फिर हमने कहा था भाई छोड़ो, अभी 5 बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बातें की थी। याद है 5 बातें? सबसे पहली बात क्या थी? आउटपुट टैक्स। हमने कहा था जब आपने कोई चीज बेची तो सेल्स टैक्स चार्ज किया। जब आपने कोई चीज बेची तो सेल्स टैक्स चार्ज किया। किसको? जब आपने कोई चीज बेची तो सेल्स टैक्स चार्ज कर दिया आपने। किसको चार्ज कर दिया? कस्टमर को सेल्स टैक्स चार्ज कर दिया। तो भाई चीज बेचने पर जो सेल्स टैक्स चार्ज करते हैं वो बाद में कस्टमर से वसूल करके किसको जमा कराना होता है? एफबीआई को जमा कराना होता है। और जब आपने कोई चीज खरीदी तो सेल्स टैक्स पे किया। सेल टैक्स जो पे किया होता है वो बाद में किससे वसूल करना होता है? एफबीआई से। जब सेल्स टैक्स कस्टमर को चार्ज किया और एफबीआई को अदा करना था, इसको क्या कहते हैं? बोलो ना, आउटपुट टैक्स कहते हैं। जब सेल्स टैक्स कस्टमर को चार्ज किया और एफबीआर से वसूल करना है, इसको आउटपुट टैक्स कहते हैं। कल मैंने पूरा बोर्ड भर दिया था, अब तो रिवाइज करवा रहा हूं ना, तो अब दोबारा बोर्ड पर नहीं जा रहा। और जब मैंने परचेज किया तो मैंने सेल्स टैक्स पे किया था और मैंने एफबीआर से वसूल करना है, इसको क्या कहते हैं? इनपुट टैक्स कहते हैं। आउटपुट में से इनपुट लेस करते हैं तो सेल्स टैक्स पेबल बनता है। 3 तरह की गुड्स भी होती हैं। सबसे पहली एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल, जीरो रेटेड, एग्जेम्प्ट। टैक्सेबल में आउटपुट भी होता है, इनपुट भी होता है। सर जी, जीरो रेटेड में आउटपुट 0%, इनपुट क्लेम होता है, हमेशा क्या निकलता है? रिफंड निकलता है। जीरो रेटेड आइटम कौन से स्केड्यूल में होती है? 5th स्केड्यूल में होती है। उसके बाद हमने कहा था एग्जेम्प्ट गुड। एग्जेम्प्ट गुड में क्या होता है? ना आउटपुट होता है ना इनपुट होता है, सेल्स टैक्स पेबल भी कभी नहीं होता। और स्केड्यूल कौन सा होता है? 6th स्केड्यूल होता है। डन हो गया सर जी? ये सारी बातें आपके साथ कर दी थी मैंने। टैक्सेबल गुड्स क्या है, एग्जेम्प्ट गुड्स क्या है, जीरो रेटेड सप्लाईज क्या है, सप्लाईज विदाउट पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स की बात की थी। उसके बाद इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर, इनकी डेफिनेशंस कल की थी। इंपोर्टर कौन है? जो पाकिस्तान में चीज मंगाए वो इंपोर्टर। मैन्युफैक्चरर कौन है? मैन्युफैक्चरर कौन है? जो मैन्युफैक्चर करे। सर मैन्युफैक्चरिंग में क्या शामिल था? ABCDRPM, असेंबली, बॉटलिंग, कटिंग, डाइल्यूटिंग, रीपैकिंग, पैकिंग और मिक्सिंग। ABCDRPM। तो भैया सबसे पहली तो ABCDRPM आ गया। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चर कौन है?
जो बंदा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था बैंकरप्ट हो गया, कंपनी बंद हो गई, लिक्विडेट हो गया, डिसॉल्व हो गया, उसकी जगह पर अदालत ने एग्जीक्यूटर कहें, क्यूरेटर कहें, लिक्विडेटर कहें, ट्रस्टी इन बैंकरप्सी कहें, उस बंदे को उसकी सीट पर लाकर बिठा दिया, तो ऐसे बंदे को भी मैन्युफैक्चरर समझा जाएगा। वो बंदा जो कोई आइटम बनी होती है और बनी हुई आइटम पर क्लेम करता है कि ये उसका राइट है, उसका ब्रांड है, तो ऐसे बंदे को भी मैन्युफैक्चर कहा जाता है, चाहे वो चीजें उसने खुद बनाई हो या ना बनाई हो, चाहे वो चीजें खुद बेचता हो या ना बेचता हो, ऐसे बंदे को मैन्युफैक्चर कहा जाता है। मैन्युफैक्चरर के लिए फैक्ट्री होना जरूरी नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चर का एक्सपोर्टर सिर्फ वो होगा जिसकी अपनी फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी। ये सारी बातें भी मैं कल बता चुका हूं। मैन्युफैक्चर ये काम है, मैन्युफैक्चर कोई भी ऐसा काम जिसके जरिए एक चीज दूसरी में कन्वर्ट हो जाए, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए एक आर्टिकल दूसरे आर्टिकल में कन्वर्ट हो जाए, या एक आर्टिकल किसी दूसरे तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, लिथोग्राफी और एनग्रेविंग, ये भी मैन्युफैक्चर है। ABCD RPM, ये भी मैन्युफैक्चर है। रिटेलर कौन होता है? वो बंदा जो जनरल पब्लिक को चीजें बेचता है, वो रिटेलर है। जिससे हम मार्केट में जाके चीजें खरीद के आते हैं, उसे रिटेलर कहते हैं। हाँ, बाज़ औक़ात इंपोर्टर और रिटेलर एक ही बंदा होता है, वो इंपोर्ट भी कर रहा होता है और रिटेल भी कर रहा होता है, तो वो उसे क्लियरली लिखना पड़ेगा कि उसकी रिटेल प्राइस क्या है और होलसेल प्राइस क्या है और रिटेल प्राइस क्या है। सर, बाज़ औक़ात मैन्युफैक्चरर फिक्स करता है मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रिटेल प्राइस, तो टैक्स वाले कहते हैं जो हाईएस्ट होगी हम वो लेंगे। और बाज़ औक़ात FBR डिसाइड करता है कि फलां जोन की प्राइस ली जाएगी। मिसाल के तौर पे एक आइटम है, उसकी रिटेल प्राइस लाहौर में 100 रुपये है, कराची में 90 रुपये है और इस्लामाबाद में 120 रुपये है। और FBR वाले कहते हैं जो इस्लामाबाद में प्राइस होगी हम वो लेंगे, तो फिर क्या प्राइस ली जाएगी? 120 रुपये ली जाएगी। इफ मोर देन सच प्राइस इज फिक्स्ड, द हाईएस्ट है। बोर्ड बाज़ों का जोन स्पेसिफाई कर देता है कि किस जोन की प्राइस ली जाएगी। सर जी, ये हो गई एक बात। अब अगली बात आपके साथ करने लगा हूं, ये बात बारीक है, जरा ध्यान से समझिएगा, और ये बात कल के लेक्चर में भी नहीं थी। रिटेल प्राइस क्या होती है? वो प्राइस जिस पर मार्केट में चीज बेची जाए उसे रिटेल प्राइस कहते हैं। रिटेल प्राइस में फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और हर तरह के टैक्स शामिल होते हैं सिवाय सेल्स टैक्स के। मैं रिटेल प्राइस को ऐसे भी डिफाइन करता हूं कि वो प्राइस जिसके ऊपर सेल्स टैक्स लगे उसे रिटेल प्राइस कहते हैं। रिटेल प्राइस कौन सी प्राइस होती है? जिसके ऊपर सेल्स टैक्स लगता है उसे रिटेल प्राइस कहते हैं। अगली बात, अब रिटेल प्राइस में मसला एक आ गया। ये जो ठंडे मशरूब बेचने वाले लोग थे ना, इन्होंने कहा कि भाई हम जो इनको चिल कर रहे हैं ना, बोतल को, बेवरेजेस को, जूसेस को, हम तो उसके चार्जेस अलग लेंगे। तो टैक्स वालों ने कहा भैया ये जो वाटर, बेवरेजेस, मिनरल वाटर, फ्रूट जूसेस जो हैं, ये जो चिलिंग चार्जेस ले रहे हैं, ये 5% से ज्यादा नहीं हो सकते। यानी उसको ठंडा करने की वजह से जो कीमत बढ़ाई जाएगी वो 5% से ज्यादा नहीं बढ़ाई जाएगी। वो कहता है शैल नॉट बी मोर देन 5% ऑफ द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। ये वाली कीमत 5% ऑफ द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स से ज्यादा नहीं होगी। अदर देन इनकम टैक्स इन विच सच गुड्स, अच्छा ये तो हो गया ना। तो भैया वो कहता है रिडक्शन इन प्राइस ऑन अकाउंट ऑफ चिलिंग चार्जेस या अदर सिमिलर चार्जेस इन वाटर, बेवरेजेस, मिनरल वाटर, फ्रूट जूसेस शैल नॉट बी मोर देन 5%। जो कीमत रिडक्शन इन चार्जेस जो होंगे कि वो जो ठंडा बेच रहा है उसकी वजह से जो कीमत में कमी होगी वो 5% से ज्यादा नहीं होगी। Where the board deems it necessary, it may
by notification in the official gazette fix the retail price of goods specified in the third schedule। वो कहता है अगर बोर्ड को जरूरी लगे तो वो नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट में फिक्स कर देगी रिटेल प्राइस ऑफ द गुड्स स्पेसिफाइड इन द थर्ड स्केड्यूल। अगर बोर्ड को लाजमी लगे तो वो नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट में रिटेल प्राइस फिक्स कर देगी उन सारी चीजों की जो थर्ड स्केड्यूल में मौजूद है। अगर इंपोर्टेड गुड्स जो स्पेसिफाई की गई हैं थर्ड स्केड्यूल में, रिटेल प्राइस शैल नॉट बी लेस देन 130% ऑफ द वैल्यू डिटरमिन्ड। सर वो कहता है अगर गुड्स को इंपोर्ट किया गया तो रिटेल और वो वाली आइटम है जो थर्ड स्केड्यूल आइटम है। अब थोड़ा सा थर्ड स्केड्यूल को भी ना, मैं असल में इसीलिए इसको कल खोला नहीं था, कल मैंने इस बात को खोला नहीं तो उसमें 2-3 कॉन्सेप्ट जो है ना वो आगे के आ रहे हैं। थर्ड स्केड्यूल आइटम क्या होती है इंशाल्लाह आज के लेक्चर में कवर कर लेंगे। वो कहता है अगर इंपोर्टेड गुड्स हो थर्ड स्केड्यूल में वाली तो रिटेल प्राइस शैल नॉट बी लेस देन रिटेल प्राइस 130% ऑफ द वैल्यू डिटरमिन्ड बाय द कस्टम ड्यूटी, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं होगी। यानी मिसाल के तौर पे वो कह रहा है कि अगर एक गुड्स इंपोर्ट की है और अगर गुड्स इंपोर्ट की है और कस्टम ड्यूटी वालों ने इसकी वैल्यू डिटरमिन की है, कस्टम ड्यूटी वालों ने उसकी वैल्यू डिटरमिन की है 100%, 100 रुपए सॉरी, तो इसकी रिटेल प्राइस कितनी होगी? वो कहता है 130% से कम नहीं होगी। कस्टम ड्यूटी ने जो वैल्यू डिटरमिन किया अगर 100 रुपए तो इसकी रिटेल प्राइस 130 रुपए से कम नहीं होगी। शैल नॉट बी लेस देन 130% ऑफ द वैल्यू डिटरमिन इंक्लूडिंग कस्टम ड्यूटी प्लस एफईडी, और इस 130 में कस्टम ड्यूटी और एफईडी शामिल होगी। यानी अगर वैल्यू डिटरमिन्ड बाय कस्टम ड्यूटी 100 है तो रिटेल प्राइस 130 से कम नहीं होगी। सर जी मैंने आपको 3 बातें बताई हैं, मैं एक बार दोहरा कर आगे निकल रहा हूं। सबसे पहली बात ये बताई कि रिटेल प्राइस वो प्राइस है जिस पर चीजें मार्केट में बेची जाती हैं एंड कंज्यूमर को। दूसरी बात ये बताई कि अगर रिटेल प्राइस मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ हो तो जो हाईएस्ट रिटेल प्राइस है वो ली जाती है। तीसरी बात आपको ये बताई कि बोर्ड के पास पावर है कि वो किसी इलाके को स्पेसिफाई कर दे कि फलां इलाके की प्राइस क्या समझी जाएगी, फलां इलाके की प्राइस ही, फलां इलाके की कीमत ही रिटेल प्राइस समझी जाएगी। 3 बातें हो गई। चौथी बात ये कि अगर चौथी बात अहम थी। चौथी बात क्या? अगर कोई चिलिंग चार्जेस, चिलिंग करने की वजह से, चीज को ठंडा करने की वजह से, चाहे वो जूस हो, चाहे वो बोतल हो, चाहे वो पानी हो, उसको ठंडा करने की वजह से उसकी कीमत बढ़ा रहा है तो भैया वो रिडक्शन इन प्राइस ऑन अकाउंट ऑफ चिलिंग चार्जेस, वो कहता है रिटेल प्राइस के अंदर उसने चिलिंग चार्जेस भी शामिल किए हुए हैं, तो वो कहता है इसकी प्राइस 5% से ज्यादा कम नहीं की जाएगी ऑन अकाउंट ऑफ चिलिंग चार्जेस। मिसाल के तौर पे आप एक चीज बेच रहे हैं 100 रुपए की और आप कहते हैं इसके अंदर जो मैं फ्रिज इस्तेमाल कर रहा हूं, बिजली बड़ी महंगी हो गई है, इसमें 10 रुपए जो है वो चिलिंग चार्जेस हैं, तो टैक्स वाले कहते हैं नहीं, ज्यादा से ज्यादा जो कम की जा सकती है कीमत वो कितनी की जा सकती है?
5 यानी 100 रुपए की चीज जो बेच रहे हैं इसमें ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए ऑन अकाउंट ऑफ चिलिंग चार्जेस रिड्यूस किए जा सकते हैं। यानी इस केस में इसकी रिटेल प्राइस 95 समझी जाएगी और 5 रुपए जो है वो चिलिंग चार्जेस समझे जाएंगे। तो मेरा पॉइंट समझ आया है? 5 रुपए चिलिंग चार्जेस समझे जाएंगे, 95 रुपए रिटेल पर। वो कहता है रिटेल प्राइस को कम करें क्योंकि आप ठंडा करके बेच रहे हैं, तो रिटेल प्राइस में कमी ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 5% हो सकती है। वो समझ गए? रिडक्शन इन प्राइस ऑन अकाउंट ऑफ चिलिंग चार्जेस इन केस ऑफ वाटर बेवरेजेस मिनरल और फ्यूल शैल नॉट बी मोर देन 5%। और इसमें सारी चीजें शामिल हैं, एफईडी, सेल्स टैक्स और बाकी हर तरह के टैक्स भी शामिल हैं। अलबत्ता ये इसकी बात हो रही है अदर देन इनकम टैक्स, ऑब्वियसली फिर इनकम टैक्स तो शामिल नहीं है। फिर उसके बाद उसने अगली और आखिरी बात ये कही कि अगर आप गुड्स इंपोर्ट की है और वो गुड कौन सी है? थर्ड स्केड्यूल आइटम है। सर जी आज अभी थर्ड स्केड्यूल, मुझे थोड़ी देर के लिए माफ कर दे, थर्ड स्केड्यूल आइटम मैं आज पढ़ा के जाऊंगा यहाँ, लेकिन इस वक्त आप ये लफ्ज बर्दाश्त कर लें। थर्ड स्केड्यूल आइटम, क्योंकि मुझे ना एक दो बच्चों का मैसेज आया कि सर हम पहली बार पढ़े। मैंने कहा अल्लाह की कसम मैं ऐसे पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, तो पहली बार वाले मैं रिपीटर का सोच के नहीं पढ़ा रहा, मैं तो 0 मीटर बच्चा जो है जिसने पहली बार पढ़ना उसका सोच के पढ़ा रहा हूँ। एक बच्चे ने कहा कि सर आप सेल्स टैक्स, बहुत से लोग जो है वो सेल्स टैक्स पहले पढ़ाते, मैंने लास्ट टाइम भी सेल्स टैक्स पोस्ट रिजल्ट में पहले ही पढ़ाया था और बड़ा अच्छा फीडबैक रहा था उसका भी, क्योंकि ना ईद से पहले पहले आपका एक डिपार्टमेंट खत्म हो गया, आप हो गए यार ठीक है ये बेहतरीन चल गया, अब मैंने इनकम टैक्स ही करना, तो एक एरिया क्लोज हो जाएगा। अच्छा जरा देखिएगा, तो मैं इसलिए कहता हूं कि आप में से कोई बच्चा भी ये ना कहे कि यार ये सर ने बताया नहीं है, ये किसी को भी नहीं पता, आज के आज में पता चल जाएगा। थर्ड स्केड्यूल आइटम हो, आपने इंपोर्ट की हो, कस्टम ड्यूटी ने जो वैल्यू डिटरमिन की है आपकी रिटेल प्राइस उसके 130% से कम नहीं होनी चाहिए, बस ये बात। सर ये रिटेल प्राइस की बात थी, ये रिटेल प्राइस की बात थी। सर जी एक बार जल्दी से रीड कीजिए, ये 2 स्लाइड्स हैं, रिटेलर बढ़ा दिया था, 2 स्लाइड्स हैं, जल्दी से रीड करें फिर आगे चलता। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर की बात की थी। डिस्ट्रीब्यूटर तो मैन्युफैक्चरर अपॉइंट करता है कि इलाके के लिए, ताकि वो चीजें उससे खरीदे और आगे बेचे। होलसेलर वो है जो बल्क में चीजें खरीदता है और बल्क में बेचता है, चाहे कैश हो चाहे उधार हो, चाहे उसने खुद भी ना खरीदे हो, बातों का कमीशन पे ही बेच देता है। और याद है ये दोनों बातें कल पढ़ाई थी। रजिस्टर्ड पर्सन कौन है, ये आज की ताजा खबर है। रजिस्टर्ड पर्सन कौन है? जो रजिस्टर्ड हो या लायबल टू बी रजिस्टर्ड हो उसे रजिस्टर्ड पर्सन कहते हैं। जो रजिस्टर्ड हो या लायबल टू बी रजिस्टर्ड हो उसे रजिस्टर्ड कहते हैं। जो तो रजिस्टर्ड हुआ वो तो अच्छी बात है, सेल्स टैक्स का आउटपुट भी चार्ज करेगा, इनपुट भी क्लेम करेगा, लेकिन जो रजिस्टर्ड ना हुआ उसको डबल नुकसान है। आउटपुट कस्टमर को चार्ज नहीं कर सकता, इनपुट पर इनपुट क्लेम नहीं कर सकता। क्या मतलब? सर जी आप एक बंदे के पास गए हैं, उससे आपको कहा 100 रुपए की चीज है, ये 18 रुपए का सेल्स टैक्स। आपने कहा भैया आप रजिस्टर्ड हो? कहते नहीं। आपने कहा फिर तुम्हें किस चीज का टैक्स दूं? तुम्हें तो मैं टैक्स नहीं दूंगा। सर जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं है वो बंदा आपसे टैक्स वसूल नहीं कर सकता, वो आपको सेल्स टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। वो जो कल मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी कि हम रेस्टोरेंट गए और वहां पर वो बंदा रजिस्टर्ड नहीं था, तो हमने उसे कहा कि तुम तो रजिस्टर्ड ही नहीं हो, तुम किस चीज का 16% ले रहे हो? वो सर्विसेज पर लगता है ना टैक्स, रेस्टोरेंट में 16% लगता है, तो उसको इस चीज के बारे में बताया। जो रजिस्टर्ड नहीं है वो हमसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, ना वो हमें सेल्स टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है। जो बंदा आपको सेल्स टैक्स इनवॉइस इशू करे, सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देखो, सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देखो। दूसरे नंबर पे जो बंदा रजिस्टर्ड है वो बंदा आपको टैक्स चार्ज कर सकता है, जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं है वो बंदा आपको सेल्स टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। दूसरी बात ये कि जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं है उसने खुद कोई चीजें खरीदी हो तो वो इनपुट भी क्लेम नहीं कर सकता।
सर जी आपको तो मैंने कल पढ़ाया ना कि आउटपुट आपने एफबीआर को जमा करना है और इनपुट आपने एफबीआर से वसूल करना है, पढ़ाया है। जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं है वो आउटपुट भी कस्टमर को चार्ज नहीं कर सकता और एफबीआर को जमा भी करवाना है, और वो वाला बंदा जो रजिस्टर्ड नहीं है वो इनपुट क्लेम भी नहीं कर सकता, वो तो मर गया। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? वो तो बेचारा उधर से एफबीआर को भी पैसे देने और कस्टमर से भी नहीं लेने, इधर से इनपुट भी क्लेम नहीं करना, तो उससे काफी नुकसान हो जाता है। वो बंदा जिसे लायबल टू बी रजिस्टर्ड हो और नॉट रजिस्टर्ड हो। अब पर्सन नॉट रजिस्टर्ड पर लायबल टू बी रजिस्टर्ड, वो लायबल होता है कि सेल्स टैक्स पे करे और रहता भी अनरजिस्टर्ड है, और ये बंदा इनपुट क्लेम भी नहीं कर सकता, आउटपुट एफबीआर को भी देना और कस्टमर से चार्ज भी नहीं करना, इनपुट क्लेम भी नहीं करना। आओ यार मेरी तरफ देखी जा रहे हो आप लोग, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूं। ये है मिस्टर ए, ही इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड। अब ये 200 रुपए की चीज बेचता है, क्या ये नॉट रजिस्टर्ड है? क्या ये 18% के हिसाब से 36 रुपए का टैक्स अपने कस्टमर को चार्ज कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन इसको एफबीआर को जमा करवाना पड़ेगा, अपने पास से कराएगा। इनपुट की बात सुन लो, इसने 100 रुपए की चीजें खरीदी, उस पर 18 रुपए का टैक्स दिया, क्या ये 18 रुपए का इनपुट क्लेम कर सकता है? ये भी नहीं कर सकता। तो सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये वो बंदा है जो लायबल टू बी रजिस्टर्ड है, इसका तो ऐसी तैसी हो जाएगी, आउटपुट चार्ज भी नहीं करेगा, एफबीआर को जमा भी कराएगा, इनपुट क्लेम भी नहीं करेगा, तो such person is not entitled to get benefit from input। तो ये इसका डबल नुकसान हो जाएगा। सर पर्सन मीन्स इंडिविजुअल, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कंपनी और एओपी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कंपनी। सर जी मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूं, आप याद रखिएगा। सबसे पहले याद रखिए इंडिविजुअल, फिर उसके बाद याद रखिए एओपी यानी पार्टनरशिप, फिर उसके बाद याद रखें कंपनी, फिर उसके बाद याद रखें फेडरल गवर्नमेंट, फिर उसके बाद याद रखें फॉरेन गवर्नमेंट, फिर उसके बाद याद रखें पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, फिर उसके बाद याद रखें पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये 7 बातें इनकम टैक्स में भी यही है और सेल्स टैक्स में भी यही है। कौन सी 7 बातें हैं सर? इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरनेशनल। ये वाली 7 बातें इनकम टैक्स में भी यही 7 होती हैं, सेल्स टैक्स में 9 है। ये 7 के अलावा इजाफी 2 हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। टैक्सेबल एक्टिविटी, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिस पे टैक्स लगना है? वो कहता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो बिजनेस की तरह की है, तिजारत की तरह की है, मैन्युफैक्चर की तरह की है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसका ताल्लुक प्रोविजन ऑफ सर्विसेज से या सप्लाई ऑफ गुड्स से है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो ट्रेड नेचर ऑफ द ट्रेड है, चाहे वन ऑफ ही क्यों ना हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के पहले या बाद में की गई है, बहरहाल जिसका ताल्लुक तिजारत से है, जिसका ताल्लुक इकोनॉमिक एक्टिविटी से है, जिसका ताल्लुक सप्लाई ऑफ गुड्स या प्रोविजन ऑफ सर्विस से है, जिसका ताल्लुक मैन्युफैक्चरिंग या बिजनेस से है, इन सारी एक्टिविटीज को एक टैक्सेबल एक्टिविटी कहते हैं, यानी उस पर टैक्स लगेगा। अलबत्ता कौन सी चीजें, कौन सी एक्टिविटी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है? एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉय प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन दैट कैपेसिटी टू एम्प्लॉयर, activity carried on by an individual as a private recreational pursuit या hobby, activity carried on by a person other than an individual which if carried on by an individual would fall within sub clause B।
सर मुलाजिम जो सर्विसेज अपने एम्प्लॉयर को देता है, मुलाजिम जो सर्विस अपने एम्प्लॉयर को देता है, केस नंबर 1, मुलाजिम जो सर्विसेज अपने एम्प्लॉयर को देता है या एक्टिविटी जो कैरिड ऑन बाय एन इंडिविजुअल एज अ प्राइवेट रिक्रिएशनल एक्टिविटी या एक्टिविटी जो कैरिड ऑन बाय इंडिविजुअल या ज्यादा लोग मिलकर करें, क्यों कौन सी हॉबी या प्राइवेट रिक्रिएशनल एक्टिविटी, इस केस में ये टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है, ये टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। सर जब मैं एसबीआई को कहता हूँ कि यार ये मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ 1 लाख रुपए की, तो मैं उसके ऊपर 18% टैक्स चार्ज करता हूँ? नहीं करता। सर ये चूंकि ये टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। अगर मैं कोई हॉबी कर रहा हूँ वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। अगर ज्यादा सारे लोग कोई हॉबी या रिक्रिएशनल एक्टिविटी करें तो वो भी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। सर ये वाली बात टैक्सेबल एक्टिविटी की आपके साथ कर ली, रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल एक्टिविटी, और कंपनी की बात कर लूं सर जरा। कंपनी में 1 2 3 4 5 6 बातें। पहला, कंपनी अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस, बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर दायरा बना हुआ तो वो बॉडी कॉर्पोरेट है। मुदारबा, बॉडी इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स आउटसाइड पाकिस्तान, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कोई दायरा बने तो वो भी कंपनी है, पाकिस्तान के बाहर के कानून के मुताबिक कोई दायरा बने तो वो भी कंपनी है। ट्रस्ट भी कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कंपनी है। फॉरेन एसोसिएशन जिसको बोर्ड कह देगा ये कंपनी है तो उसे कंपनी माना जाएगा। जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक कंपनी है वो सेल्स टैक्स के मुताबिक भी कंपनी होगी। नचोड़, कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, बॉडी कॉर्पोरेट पाकिस्तान के बाहर के कानून के मुताबिक। मुदारबा ट्रस्ट या कोऑपरेटिव सोसाइटी, और फॉरेन एसोसिएशन जिसको इनकम टैक्स वाले कंपनी मान लें, टैक्स वाले भी उसको कंपनी मानेंगे। 3-4 डेफिनेशन मैंने आपको इकट्ठी पढ़ा दी, जल्दी से रीड कर लीजिए। टैक्स पीरियड, इनकम टैक्स में 1 साल का पीरियड होता है, लेकिन सेल्स टैक्स में 1 माह का पीरियड होता है। सर ई इंटरमीडियरी वो बंदा होता है जिसके जरिए आप एफबीआर को अपनी सेल्स आउटपुट इनपुट टैक्स डिक्लेयर करते हैं। ई इंटरमीडियरी कौन है? ई इंटरमीडियरी से मुराद वो बंदा है जो इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइल करता है या जिसके जरिए इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइल की जाती हैं। टैक्स पेयर एक ई इंटरमीडियरी के पास आता है। ई इंटरमीडियरी वो बंदा होता है जो एफबीआर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक टैक्स पेयर से इंफॉर्मेशन लेके उसे एफबीआर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपडेट कर देता है, तब्दील कर देता है, जैसे उसने प्रिस्क्राइब किया वैसे कर देता है। सर कॉटेज इंडस्ट्री क्या है? कॉटेज इंडस्ट्री मीन्स अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न विच फुलफिल ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। कॉटेज इंडस्ट्री है से मुराद है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो फुलफिल करता है कुछ कंडीशंस को। सर जी कॉटेज इंडस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सेल्स टैक्स की, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये बेसिकली घरेलू इंडस्ट्री को कहते हैं। जो बंदा घर में इंडस्ट्री लगाकर बैठा हुआ है वो कॉटेज इंडस्ट्री है। वो करता क्या है? बुनियादी तौर पे मिसाल के बहुत से लोग घर में सर्फ बना लेते हैं, बहुत से फैसलाबाद में बहुत से लोग घर में रंगाई करते हैं। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? डाइंग का उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। सर जी अब ये छोटे लेवल की इंडस्ट्री को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। कैसे सपोर्ट करती है? ये जो आइटम्स बेचते हैं ना इस पे टैक्स नहीं लगाते। अब इन आइटम को एग्जेम्प्ट कर देते हैं। अब होगा ये कि शर्त क्या है? शर्त ये है कि ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हों, अलबत्ता इनके पास इंडस्ट्रियल गैस या बिजली का कनेक्शन ना हो, रेजिडेंशियल एरिया में हो, टोटल वर्कर 10 से ज्यादा ना हो और टोटल टर्नओवर 8 मिलियन से ज्यादा ना हो। ये चारों शर्तें पूरी होंगी तो वो क्या बन जाएगी?
कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री जो सप्लाई करेगी उस पे टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट होगी। याद रखिएगा, ये वाला सर्फ अगर सर्फ एक्सेल वाले बनाते तो 200 रुपए के ऊपर 36 रुपए का टैक्स लगाते, लेकिन यही वाला सर्फ अगर घरेलू सामान से बना है तो उस पे कोई टैक्स नहीं होगा। लेकिन एक मसला है, अब इसी कॉटेज इंडस्ट्री ने रॉ मटेरियल खरीदा था तो उस पे टैक्स पे किया था, तो क्या अगर टैक्स पे किया था तो इनपुट क्लेम कर सकेगा? सर अगर आपकी आइटम एग्जाम्प्ट हो गई तो ना आउटपुट चार्ज करेंगे ना इनपुट क्लेम करेंगे। ये बात कल हुई है, तो मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? जब आपकी आइटम एग्जाम्प्ट हो गई तो ना आउटपुट चार्ज होगा ना इनपुट क्लेम होगा। इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्रियल गैस और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं होना चाहिए रेजिडेंशियल एरिया में, और लेबर फोर्स 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और सालाना सेल 80 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सर एक कॉन्सेप्ट है और क्रस्ट का। क्रस्ट कहते हैं बेसिकली एक ऐसे सिस्टम को जो क्रॉस मैच करता है। क्रॉस मैच ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न के लिए सिस्टम है। क्रस्ट से बनता क्या है? कंप्यूटराइज्ड रिस्क बेस्ड इवैल्यूएशन ऑफ सेल्स टैक्स। कैसे होता है जरा सुनिएगा। अब जरा ये पॉइंट ध्यान से पिक कीजिएगा। सर जी मिस्टर ए ने परचेज किया 100 रुपए की आइटम और उस पर 18 रुपए का इनपुट टैक्स पे किया, और ये 100 रुपए का खरीद के मिस्टर ए ने बेच कितने का दिया? 200 का बेच दिया। मिस्टर ए ने ये आइटम बेची है मिस्टर बी को, कितने की? 200 की। मिस्टर बी के लिए ये परचेज है 200 इंटू 18। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अब जब सेल्स टैक्स क्या करता है, सेल्स टैक्स मिस्टर बी के इनपुट को मिस्टर ए के आउटपुट के साथ क्रॉस मैच करता है। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर जी एक बेचने वाला है, खरीदने वाला है, बेचने वाले का आउटपुट टैक्स है, खरीदने वाले का इनपुट टैक्स है। सेल्स टैक्स सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि वो आउटपुट टैक्स वाले के आउटपुट को, सेलर के आउटपुट को परचेजर के इनपुट के साथ टैली करता है। और यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? मिस्टर ए ने बेचा 200 का, मिस्टर बी ने खरीदा 200 का, 200 का इनपुट 36 और ए के वहां से 200 का आउटपुट 36। आउटपुट इनपुट को आपस में क्या किया? क्रॉस मैच किया। ये मैच होना चाहिए। अगर मैच ना हो तो इसको कहते हैं डिस्क्रिपेंसी आ गई है, फर्क आ गया है, डिफरेंस आ गया है। जिस तरह आपकी बैलेंस शीट टैली होती है उस तरह ये तो टैली होना चाहिए ना। अगर टैली नहीं है तो इसका मतलब है दरमियान में कहीं कोई मसला आ गया। क्रस्ट क्या हुआ? कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम फॉर एनालाइजिंग एंड क्रॉस मैचिंग ऑफ सेल्स टैक्स। ड्यू डेट क्या है? in relation to the furnishing of the return means 50th day of the month following the end of tax period or such other date as the board may specify, and different dates may be specified for furnishing of different parts. वो कहता है in relation to furnishing of return means 50th day of the month following the end of tax period or such other date as the board may specify, and different dates may be specified for furnishing of different parts or annexure of the return. ड्यू डेट क्या है? जिस तारीख को रिटर्न जमा करनी है वो क्या है? सर जी जिस महीने की है रिटर्न है उससे 15 दिन बाद। जून की रिटर्न कब जमा करानी है? जुलाई की 15 को। अगस्त की रिटर्न कब जमा करानी है? सितंबर की 15 को। अगले महीने की 15 तारीख is the due date. अगले महीने की 15 तारीख is the due date. सर अच्छा जी, ये एक एरिया मैंने कवर किया। अब दूसरा एरिया पर जा रहा हूं। अब हम बात करने लगे हैं सप्लाई की। एक मिनट सर, ये सप्लाई वाली बात, वैल्यू ऑफ सप्लाई और ये वाली बात मैं आपसे कल कर लूंगा। ये वाली बात अब कर लेता हूं। असल में वो एक पूरा पोर्शन है सप्लाई है, सप्लाई से रिलेटेड, वो एक ही लेक्चर में कवर करना है, तो वो मैं इंशाल्लाह आपसे कल करूंगा। अभी आप इधर आ जाए यूनिट नंबर 3 में और मेरे से बात करें कि नॉर्मल टैक्स कितना होता है। सर नॉर्मल टैक्स रेट कितना है?
18%। कब लगेगा? जब आप सप्लाई करेंगे तब लगेगा, या जब आप इंपोर्ट करेंगे तब लगेगा। हाँ, अगर किसी अब अगला, आज का अगला कॉन्सेप्ट, कीमती कॉन्सेप्ट, अगर किसी पर्सन ने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया तो 4% फर्दर टैक्स लगेगा। अगर सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन ने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया तो 4% फर्दर टैक्स लगेगा। सर एक्सेप्शन टू फर्दर टैक्स, फर्दर टैक्स की एक्सेप्शन क्या है सर जी? अब आप सोचें कि मैंने तो कल आइसक्रीम खाई है, मैं तो रजिस्टर्ड नहीं हूं, मेरे पे तो 4% फर्दर टैक्स नहीं लगा। हमारे घर में बिजली का मीटर लगा हुआ है, हम तो रजिस्टर्ड नहीं है, हमें तो 4% फर्दर टैक्स नहीं लगा। मैंने कल पेट्रोल डलवाया है, हम तो रजिस्टर्ड नहीं है, हमें तो 4% फर्दर टैक्स नहीं लगा। सर बिजली का जो गैस आती है 4% फर्दर टैक्स। सर जी हम लोग एंड कंज्यूमर हैं, याद रखना, एंड कंज्यूमर जो होता है उस पर फर्दर टैक्स नहीं लगता, एंड कंज्यूमर पे फर्दर टैक्स नहीं लगता। और मुख्तलिफ आइटम्स है, बिजली पे फर्दर टैक्स नहीं लगता, नेचुरल गैस पे फर्दर टैक्स नहीं लगता, मोटर ऑयल, डीजल ऑयल, जेट फ्यूल, कैरोसिन, फ्यूल ऑयल, इस पे फर्दर टैक्स नहीं लगता। सर जी एंड कंज्यूमर को चीजें बेच रहे हैं, फूड, बेवरेजेस, फर्टिलाइजर और व्हीकल, इस पे फर्दर टैक्स नहीं लगता। थर्ड स्केड्यूल आइटम पे फर्दर टैक्स नहीं लगता। थर्ड स्केड्यूल आज ही सर इंशाल्लाह, थर्ड स्केड्यूल आइटम पे फर्दर टैक्स नहीं लगता। सेकंड हैंड वॉर्न क्लॉथ पे फर्दर टैक्स नहीं लगता। स्टील मेल्टर, री रोलर्स, फिफ्थ स्केड्यूल आइटम, जीरो रेटेड आइटम पे फर्दर टैक्स नहीं लगता। गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट इदारे, गवर्नमेंट के इदारे, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी पे फर्दर टैक्स नहीं लगता। चीनी पर फर्दर टैक्स नहीं लगता। फॉर्म, डायमंड सुप्रीम फॉर्म, 5 स्टार फॉर्म, इन पे फर्दर टैक्स नहीं लगता। स्टील सेक्टर और एडिबल ऑयल सेक्टर पे फर्दर टैक्स नहीं लगता। अब आ गए थर्ड स्केड्यूल, बिलाखिर अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड स्केड्यूल। थर्ड स्केड्यूल क्या है सर जी? आपको अभी तक मैंने फिफ्थ स्केड्यूल बता दिया, जीरो रेटेड का बता दिया, सिक्स स्केड्यूल बता दिया, एग्जाम्प्ट का बता दिया, फोर्थ स्केड्यूल कोई है ही नहीं, डिलीट हो गया वह। हाँ, थर्ड स्केड्यूल एक काम की चीज है, वो देखते हैं। सर जी थर्ड स्केड्यूल क्या है? थर्ड स्केड्यूल क्या है? थर्ड स्केड्यूल क्या है? आ जाए सर। मेरे मुताबिक ये रोजमर्रा की आइटम्स हैं जो हम जनरल स्टोर से खरीदते हैं। सर ये तो आपने बता दिया ना थर्ड स्केड्यूल आइटम में, थर्ड स्केड्यूल में आइटम्स कौन सी हैं, ये है क्या, इसकी खास बात क्या है? खास बात ये है रिटेल प्राइस पे टैक्स लगता है। याद रखना, सेल्स टैक्स किस वैल्यू पे लगता है? सेल्स टैक्स लागू होता है जिस कीमत पर चीज बेची जाए, जिस कीमत पर चीज बेची जाए उस पर सेल्स टैक्स लगता है। लेकिन रिटेल प्राइस कैसे, लेकिन थर्ड स्केड्यूल आइटम के बारे में कहा जाता है कि ये किस वैल्यू पे लगता है? हमेशा रिटेल प्राइस पर लगता है। और दूसरी खास बात, ये कौन जमा करवाता है? ये कौन जमा करवाता है? मैन्युफैक्चरर जमा करवाता है, एफपीआर को। बस ये दो बात याद रखिएगा। आम तौर पे सेल्स टैक्स लगता है
जिस कीमत पर चीज बेची जाती है या फेयर मार्केट वैल्यू पर। लेकिन थर्ड स्केड्यूल आइटम एक ऐसी आइटम है, हम आम तौर पे जनरल स्टोर से जो चीजें खरीदते हैं, जूस खरीदेंगे, बोतल खरीदेंगे, पानी खरीद लेंगे, ये लेस वगैरह खरीद लेंगे, ये रोजमर्रा की आइटम को टिश्यू खरीद लिया, को परफ्यूम खरीद लिया, ये जो रूटीन की ग्रोसरी आइटम्स है ना, वैसे ज्यादातर आइटम्स कौन सी होती हैं? थर्ड स्केड्यूल आइटम्स होती है। सर थर्ड स्केड्यूल आइटम वो आइटम होती है, दो बातें याद रखना इसकी। रिटेल प्राइस पे टैक्स लगता है, रिटेल प्राइस पे टैक्स लगता है, और दूसरा टैक्स कौन जमा कराता है? मैन्युफैक्चरर टैक्स जमा कराता है। आओ मेरे साथ, 18% टैक्स लगेगा रिटेल प्राइस पर थर्ड स्केड्यूल आइटम्स पर। आइटम्स कौन? वो कहते हैं मैन्युफैक्चर के लिए लाजमी होगा कि वो उस आइटम के ऊपर प्रिंट करेंगे रिटेल प्राइस क्या है, उस पैकेट के ऊपर उसे प्रिंट करना जरूरी होगा। बोर्ड में एक्सक्लूड फ्रॉम और इंक्लूड इनटू थर्ड स्केड्यूल एनी टैक्सेबल सप्लाई, फ्रूट और वेजिटेबल जूसेस, शेविंग क्रीम, आइसक्रीम, शैम्पू, टिश्यू, टॉयलेट पेपर, cigarettes, syrup and scratches, detergent, perfumery, tea, milky drink, mineral water, cement, other specified items, टूथपेस्ट है, बेवरेजेस है, बोतलें वगैरह, टॉयलेट सोप है, ये लक्स वगैरह, पाउडर ड्रिंक है, ये टैंग और लीमू पानी वगैरह, शू पॉलिश है, चेरी ब्लॉसम वगैरह, स्पाइसेस इन रिटेल पैकिंग है, ये मसाले, शान मसाले, बिरयानी मसाला, ये सारे मसाले जो है ना नेशनल की शान के, ये सारी चीजें किस स्कोप में फॉल कर रही हैं? सर थर्ड स्केड्यूल आइटम, थर्ड स्केड्यूल आइटम है सर, थर्ड स्केड्यूल आइटम। फ्रूट जूसेस, शेविंग क्रीम, आइसक्रीम, शैम्पू, टिश्यू, सिगरेट, क्या ये लिस्ट याद करनी? नहीं याद करनी, उसने पेपर में आपको बताया होगा ये थर्ड स्केड्यूल आइटम है। और थर्ड स्केड्यूल आइटम से आपके जेब में फौरन आना चाहिए कि टैक्स किस वैल्यू पे लगना है? रिटेल। उसने आपको उल्लू बनाने के लिए कहा होगा कि इसने इसको 3100 का बेचा है, और ये भी बताया होगा कि रिटेल प्राइस 3500 है, तो आपने टैक्स 3500 पे लगाना है, 3100 पे नहीं लगाना। ठीक हो गया सर? गवर्नमेंट ने कुछ आइटम्स के बारे में कहा है कि ये थर्ड स्केड्यूल आइटम है, लेकिन इस पे 18% टैक्स नहीं लगना, बल्कि 25% टैक्स लगना अगर उसे इंपोर्ट किया जाए तो। अगर उसे इंपोर्ट किया जाए तो 18% टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि 25% टैक्स लगेगा। एरेटेड वाटर, बेवरेजेस, इंपोर्टेड बोतलें, इंपोर्टेड ड्रिंक्स, इंपोर्टेड सिगार, ई सिगार, वेप वगैरह, सर कॉस्मेटिक, शेविंग आइटम्स, टिश्यू पेपर, हाउस होल्ड आर्टिकल्स, होम अप्लायंसेस, आइसक्रीम्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल, मैट्रेस, स्लीपिंग बैग, शैम्पू, ये वो सारी चीजें हैं। इसके अलावा भी बहुत सी हैं जो थर्ड स्केड्यूल आइटम है, लेकिन रेट कितना लगना है? 18% नहीं बल्कि 25%। एक पूरा SRO है, SRO नंबर 297। बहरहाल फाइनल में आपको पढ़ाएंगे, अभी तो जितना बता रहे हैं वो ही पढ़ लें। ये चीज सर इंपोर्ट एंड सब्सिक्वेंट सप्लाई, मैं इंपोर्टर हूं, इंपोर्ट स्टेज पर भी 25% लगेगा, मैं आगे बेचूंगा आगे भी 25% लगेगा। इंपोर्ट एंड सब्सिक्वेंट सप्लाई, ठीक हो गया? स्पेशल रेट्स, अब ये थर्ड स्केड्यूल आइटम्स नहीं है, रेट इन पे भी 25% लगना है। व्हीकल, सैनिटरी एंड वॉशरूम वेयर, कारपेट, फनूस, चॉकलेट, कॉर्नफ्लेक्स, ये ज्वेलरी वगैरह, कुत्ते बिल्ली के खाने, डॉग एंड कैट फूड, डोर एंड विंडोज, फिश, फुटवेयर, ये जो इंपोर्टेड झींगे मंगवा लेते हैं उस पर भी 25%। सर जी ड्राई फ्रूट इंपोर्ट करेंगे, पिस्ते बादाम, सर 25%। रिस्ट वॉचेस 25%, फर्नीचर, जैम, जेली, प्रिजर्व फूड 25%, लेदर जैकेट 25%,
सर जी ये जो मीट आता है फ्रोजन 25%, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पास्ता और ये आर्म्स, ये जो हथियार वगैरह होते हैं ये भी 25%, सन ग्लासेस रेबैन की ओरिजिनल मंगाएंगे 25%, टोमेटो केचप एंड सॉस कनौर की इस्तेमाल करें तो 18%, बाहर से मंगाएं तो 25%, ट्रैवलिंग बैग, सूट केसेस, शिप फॉर प्राइवेट यूज, एयरक्राफ्ट फॉर यूज फॉर प्राइवेट यूज, आर्टिकल्स फॉर ज्वेलरी और कन्फेक्शनरी यानी बेकरी, इन सब पर 25% रेट लगेगा। यानी अब आपको समझ आया कि बेस्किन रॉबिन महंगी क्यों है। सर आम आइसक्रीम वॉल्स की खा लें, यमी की खा लें, हिको की खा लें, कितना रेट लगेगा 18%, लेकिन इंपोर्ट करेंगे तो आइसक्रीम है, थर्ड स्केड्यूल आइटम है, इंपोर्ट करेंगे तो 25% रेट लगेगा। समझ गए? सीबीयू का मतलब होता है कंप्लीट बिल्ट यूनिट, बनी बनाई आई है। एक होता है वो डब्बे में आती है, उसको असेंबल पाकिस्तान में करते हैं, वो नहीं। जो बनी बनाई वो कहते हैं जी मैंने बाहर से ही मर्सिडीज लेके आनी है, वो बनी बनाई आती है डब्बे में, वो तैयार होती है, उसको जोड़ना नहीं होता। सर 25%, और अभी तो ठहरो, इस पर भी 25% हो जाए, यहाँ पर बना रहे हैं। देखें सर, लोकली मैन्युफैक्चर्ड या असेंबल्ड एसयूवी या सीयूवी, एसयूवी और सीयूवी क्या फर्क होता है सर? स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल और दूसरा क्या है क्रॉस ओवर यूटिलिटी व्हीकल। आम जबान में जो ऊंची गाड़ियां होती हैं वो एसयूवीज होती हैं, जो नीची गाड़ियां होती हैं सिटी सिविक, बाकी ये गाड़ियां ये सारी इसको कहते हैं सीयूवीज। लोकली मैन्युफैक्चर्ड डाला 1400 सीसी या ऊपर का 25%, लोकली मैन्युफैक्चर्ड डबल कैबन 4x4 का 25% टैक्स लगेगा। और सर समझ आ रहा है, इन आइटम्स पर 25% टैक्स लगना है। सर थर्ड स्केड्यूल आइटम्स पर मैंने यहां पर आज की बात खत्म कर दी। अब मैं आपको एक बार बताना ये चाहता हूं कि नॉर्मल सेल्स टैक्स रेट है 18%, लेकिन अगर एक रजिस्टर्ड बंदा अनरजिस्टर्ड को बेच रहा होगा तो वो फर्दर टैक्स लगाएगा 4%। अलबत्ता लिस्ट है, इन पर 4% नहीं लगना, उसमें काबिल जिक्र है एंड कंज्यूमर, थर्ड स्केड्यूल, जीरो रेटेड, गवर्नमेंट, चीनी, सेकंड हैंड, डंडे के कपड़े, फर्टिलाइजर्स वगैरह। ठीक हो गया? अच्छा जनाब, फिर उसके बाद हमने कहा थर्ड स्केड्यूल आइटम कौन सी आइटम होती है? रिटेल प्राइस पर 18% टैक्स लगता है और मैन्युफैक्चरर ने एफबीआर को जमा कराना होता है। असल में जो थर्ड स्केड्यूल आइटम होती है वो ऐसी आइटम होती है जिस पर मैन्युफैक्चरर पहले डिसाइड करता है कि इसको मैं मार्केट में कितने का बेचूंगा, और उस कीमत पर जो टैक्स है वो एफपीआर को उसने जमा कराना था। वो आगे बेचता है, जब प्रोडक्शन करता है तो वो आगे बेचता है, टैक्स उसने एफपीआर को जमा करवाना होता है। सर जी ये कुछ आइटम्स हैं, इसमें साबुन, सर्फ, ये लीमू पानी, टूथपेस्ट, ब्रश, मिनरल वाटर बोतलें, माइलो, चाय, परफ्यूम, डिटर्जेंट, सिगरेट, सिगार, शैम्पू, शेविंग क्रीम, फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस, ये सब शामिल है। उसके बाद 25% लगेगा थर्ड स्केड्यूल आइटम पर भी, और कुछ 25% उसके अलावा आइटम्स पर भी लगना है, लेकिन 25% सिर्फ इंपोर्ट या उसकी सब्सिक्वेंट सप्लाई पर लगना है। लोकल बनाई होगी तो 18% है। हाँ, अगर लोकल गाड़ी हो एसयूवी या सीयूवी उस पर भी 25%। डन हो गया? सर जी प्लीज इसको, इस लिस्टों को आपने याद नहीं करना, कम से कम एक लिस्ट 5 बार पढ़नी, कम से कम एक लिस्ट 5 बार पढ़नी है कि यार आपको वाइब आ जाए, अच्छा यार ये तो फलां जगह पर आइटम लिखी हुई थी, रोजमर्रा की घरेलू आइटम है, कोई ऐसी अनयूजुअल आइटम नहीं है। डन सर जी? नहीं सर, आज के लिए इतना ही।